दोस्तों नमस्कार, मैं शिव कुमार वर्मा। हम अपने दूसरे वीडियो के साथ इसमें हम अपने संविधान की स्टार्टिंग करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से। असल में मुगलों ने शासन किया, इससे पहले सल्तनत की सत्ता रही। भारत में विदेशियों का आवागमन लगा, लेकिन किसी ने भारतीय कल्चर को लेकर के या भारतीय धन संपत्ति को लेकर के बाहर जाने का योजना नहीं बनाया। लेकिन जब पुर्तगाली कंपनियां आई, यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बाद भारत से धन की उगाही प्रारंभ हुई। सबसे पहले भारत आने वाले पुर्तगाली थे। हम मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हम कोई इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, हम भारत का संविधान पढ़ रहे हैं। जो तथ्य हमें सटीक लगते हैं उन पे ही हम चर्चा करेंगे। जब इतिहास पढ़ा जाएगा तो उन पे बेहतर तरीके से चर्चा की जाएगी। तो पुर्तगालियों की बात आई तो पुर्तगालियों में वास्को डी गामा सबसे पहले आया। 1498 में भारत आया, ठीक है। और जब भारत आ रहा था तो रास्ता भटक गया, तो उसे गुजरात का व्यापारी था अब्दुल मनी, उसने रास्ता सुझाया और ये कपकड़ाबू बंदरगाह पर उतरा। ठीक, तो वहाँ उतरा तो उसका जमोरी ने स्वागत किया। यहाँ से ये गरम मसाले लेकर के गया पुर्तगाल, जहाँ पर उसने 60 गुना लाभ कमाया। इतना लाभ देख करके लोगों की आंखें ललचा गई। पुर्तगाली वास्को डी गामा फिर से दोबारा भारत आने का प्रयास किया। फिर धीरे धीरे पुर्तगालियों ने भारत में अपनी बस्तियां बनाई, व्यापार परवान चढ़ने लगा। ये सब देख करके यूरोपीय में जो देश थे उन्हें भी लगा कि हम भी भारत के साथ व्यापार करें तो लाभप्रद होगा। उन्होंने भी भारत के साथ व्यापार प्रारंभ किया और इस सिलसिले में ईस्ट इंडिया कंपनी का मामला सबसे एडवांस रहा। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में की। उस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर थे। अकबर की मृत्यु 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हो गई। वहाँ एलिजाबेथ की भी सत्ता समाप्त हुई, यानी वो भी मर गई। और उसके बाद जो है जेम्स प्रथम सत्ता पर काबिज हुए। उन्होंने भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाने की योजना बनाई और इस सिलसिले में जिस समय उन्होंने अपना व्यापारिक राजदूत विलियम हॉकिंस को भेजा 1604 ईस्वी में, उस समय बादशाह अकबर जिंदा थे, उनके नाम पत्र था। ये आया और अजमेर में जहांगीर से मिला, क्योंकि ये रास्ता भटक गया था। 1608 ईस्वी में ये अजमेर में जहांगीर से मिला। मिलने के बाद इसने जो है जहांगीर से फारसी में बात की। कोई यूरोपीय पहली बार भारत में आकर के मुगल बादशाह से फारसी में बात कर रहा है। उन्होंने इसे इंग्लिश खां की उपाधि दी। इंग्लिश खां की उपाधि मिलने के बाद बड़ा वो खुश हुआ और उसे 400 की मनसबदारी दी गई। 400 घुड़सवार रखने की इजाज़त दे दी गई, यानी 400 का मनसबदार बन गया। और वो ऐसा पद पाने वाला पहला यूरोपीय था। उसने ये पद जब पाया तो अपने आप को गौरवान्वित समझा। लेकिन उसने जो पहल वो करना चाहता था व्यापारिक, वो पहल ना हो सकी तो उसे वापस जाना पड़ा। वो निराश वापस चला गया। फिर विलियम हॉकिंस साहब के जस्ट जाने के बाद 1615 में टॉमस रो आया। टॉमस रो का आगमन ईस्ट इंडिया कंपनी
ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अच्छा था, क्योंकि टॉमस रो भारतीय राजाओं की कमजोरी जानता था। उसने जहांगीर के लिए ढेर सारे उपहार, उनकी पत्नी के लिए उपहार, उनके बच्चों के लिए उपहार, सबके लिए उपहार। मुगल बादशाह जहांगीर के लिए रथ फिरंगी, जिसे बग्गी कहते हैं, वो लाया। कांच का दर्पण लाया। इसके पहले कांच का दर्पण भारत में ना था, इसके पहले तांबे का दर्पण चलता था। जहांगीर ने अपना मुंह देखा होगा पहली बार तो बड़ा खुश हुए होंगे कि काश ये व्यवस्था पहले हो। इसके साथ घड़ी भी लाया था, घड़ी लाया, लेंस युक्त चश्मा लाया, सब कुछ लाया इनके लिए। इनकी बेगम के लिए, बेगम नूरजहां के लिए वो लहंगा चुन्नी लेकर के आया, माणिक के जड़ा हुआ, और खुर्रम के लिए भी कुछ बड़े उपहार लाया। ये सब देख करके जहांगीर साहब खुश हुए और उन्होंने भारत के साथ अंग्रेज़ों को व्यापार की अनुमति दे दी, और धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने भारत पर व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने की योजना बनाई। अच्छा, ये सारी योजना बन ही रही थी। उनकी योजना बहुत बेहतर तरीके से चल रही थी, और इधर वो मजबूत हो रहे थे और इधर मुगलों के उत्तराधिकारी कमज़ोर हो रहे थे। और इसी कमजोरी का लाभ उठा करके उन्होंने बंगाल में अपना किला बना लिया और वहाँ अपनी फैक्ट्री लगा दी। अच्छा, बंगाल में उधर फ्रांसीसी भी आ चुके थे। कर्नाटक के युद्ध के कारण फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों में जो युद्ध चल रहा था उसको लेकर के बंगाल में किलेबंदी की जाने लगी अंग्रेज़ों द्वारा। उस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला साहब थे, उन्होंने रोका तो अंग्रेज माने नहीं, तो उन्होंने अंग्रेज़ों पर अटैक कर दिया। अंग्रेज हार गए। 15 जून को अटैक किया, 20 जून को इनको अपनी गिरफ्त में ले लिया अंग्रेज़ों को। और उसी समय कालकोठरी ब्लैक होल वाली घटना घटी थी, और उसमें उन्होंने तमाम अंग्रेज़ों को 146 अंग्रेज़ों को बंद किया था, जिसमें 123 मर गए थे। हालवेल जिसका गवाह था। फिर धीरे धीरे क्लाइव को ये बुरा लगा और उसने योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि इन्होंने कलकत्ता ले लिया था सिराजुद्दौला ने, तो क्लाइव ने कलकत्ता फिर से वापस लेना चाहा और मजबूर होकर के इन्हें अलीनगर की संधि करनी पड़ी। अलीनगर की संधि जब करनी पड़ी तो इन्हें मजबूरी हो बस कलकत्ता वापस करना पड़ा। कलकत्ता इन्होंने वापस कर दिया, ठीक। लेकिन अंग्रेज अब कहाँ मानने वाले। क्लाइव उस समय अंग्रेज़ों का दिमाग था, उसने इनकी सत्ता पर काबिज होने की योजना बनाई और इनके सेनापति जो थे मीर जाफ़र साहब, उनको अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन क्लाइव की इस योजना का कुछ शक नवाब साहब को हो गया था, सिराजुद्दौला साहब को, तो उन्होंने मीर जाफ़र को अपने पद से, मतलब उसके पद से हटा दिया था और मीर मदान को उसके पद पर बैठा दिया। सेनापति मीर मदान थे। क्लाइव ने प्लासी के युद्ध की योजना बनाई। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मीर मदान मारे गए। मीर जाफ़र अंग्रेज़ों से मिला हुआ था। ये नवाब को जब तक पता चलता तब तक कहानी खराब हो चुकी थी और नवाब भी मारा गया। और प्लासी का युद्ध अंग्रेज़ों के लिए लाभकारी साबित हुआ और उन्होंने मीर जाफ़र को गद्दी पर बैठा दिया। 1757 में मीर जाफ़र गद्दी पर बैठा। उसके बाद गद्दी पर बैठने के बाद अंग्रेज़ों को बहुत लाभ हुआ, लेकिन मीर जाफ़र का दामाद मीर कासिम अपने आप को भी लाभ में ले जाना चाहता था। उसने अंग्रेज़ों से साठगांठ करके 1760 में
बंगाल की गद्दी अपने ससुर मीर जाफर से ले अंग्रेजों के। अब अंग्रेजों के साथ मिल करके उसने जालसाजी की थी, लेकिन जैसे ही गद्दी पर 1760 में बैठा मीर कासिम, उसे पता लग गया कि अंग्रेज बड़े खतरनाक हैं और उसने अंग्रेजों के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से काम करना स्टार्ट किया। उसने राजधानी मुर्शिदाबाद से ढाका स्थानांतरित कर दी और तोड़ेदार बंदूकें बनवाना स्टार्ट किया। ये बात जब अंग्रेजों को पता चली, अंग्रेजों ने तुरंत उसको उसके पद से हटा दिया। उसने तमाम टैक्स भी ना दिए थे, उनको जो वादा किया गया था धन देने का वो भी ना दिया था। और जब अंग्रेजों ने उन्हें हटा दिया तो मीर कासिम साहब जो है चले गए अवध प्रांत, यहाँ लखनऊ आए। और उस समय मुगल बादशाह यहीं थे, शाह आलम द्वितीय, और क्योंकि वो निर्वासन में थे तो उनसे मिला और बंगाल ये क्या बोलते अवध के नवाब जो थे सुजाउद्दौला, उनसे मिला और उनके साथ मिल करके उसने एक संयुक्त सेना बनाई और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से जब भिड़ा तो उधर से मीर जाफर फिर से गद्दी पर बैठाए गए थे और हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की तरफ से, और इधर से सेना का नेतृत्व करने वाले मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला अवध के नवाब, ये लोग बक्सर के युद्ध में बहुत जोर शोर से लड़े, लेकिन मजबूरी बस हार गए थे। इनकी रणनीतियाँ ना अच्छी थी, अंग्रेजों के पास रणनीति थी, वो रणनीति बस लड़े और जीत गए। बक्सर का युद्ध जीतने के बाद मीर कासिम तो दिल्ली भाग गया, वो मर गया। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की इलाहाबाद की संधि करनी। ये इलाहाबाद की संधि, ये प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि, प्रथम संधि असल में दूसरी संधि जो है अवध के नवाब सुजाउद्दौला से अंग्रेजों की हुई थी, क्लाइव की हुई थी। तो ये इलाहाबाद की प्रथम संधि क्लाइव और शाह आलम द्वितीय से हुई और इस संधि के बाद भारत का भाग्य ही बदल गया, यानी भारतीय सत्ता अंग्रेजों के हाथ में जाने लगी। क्यों? क्योंकि शाह आलम द्वितीय ने क्लाइव से संधि की तो इन्होंने चंद पैसों के लालच में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी और इन्हें पहली बार पेंशन मिल गई। ठीक, अब इनको पेंशन मिल गया, ये बड़ा खुश हो। मुगल बादशाह खुश कि हमें पेंशन मिला है और इनका टेंशन बढ़ गया। भाई पेंशन मिल गया, तुम्हारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा चला गया। अंग्रेजों ने पहली बार बंगाल, बिहार, उड़ीसा अपने कब्जे में लेने के बाद तुरंत वहाँ द्वैत शासन प्रणाली लगा दी। 1765 में क्लाइव ने द्वैत शासन प्रणाली लगा दी, क्योंकि वो लोग फारसी जानते ना थे, हिंदी जानते ना थे, संस्कृत जानते ना थे, उर्दू जानते ना थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने वहाँ द्वैत शासन प्रणाली का विकास करवा दिया और मेन कैंडिडेट अपना रखा और बाकी द्विभाषिया लोगों को नियुक्त किया गया। यानी जो दिमाग से क्लर्क थे और अंग्रेजी जानते थे उनको सेवा में दिया गया। इस तरीके से उन्होंने वहाँ पर बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लागू कर दी। ये सब कहानी चल ही रही थी, तब तक भाई फिर से वापस चला गया। उसके जाने के बाद कंपनी की हालत पतली हो गई, कंपनी बराबर लड़ रही थी, कंपनी को घाटे हो रहे थे। इसलिए कंपनी ने क्या सोचा कि जो ब्रिटेन की संसद है उसे क्राउन कहते थे, अभी कहते हैं। उन्होंने ब्रिटिश क्राउन से 20 करोड़ रुपए कर्जे के लिए मांगे। क्राउन की निगाहें टेढ़ी हो गई, क्योंकि क्लाइव गया था यहाँ से, वो फैक्ट्रियाँ लगाया था, बड़ा मालामाल था और कंपनी खस्ता हाल है, तो इसका भी कोई तो रीज़न होगा। तो क्राउन ने जो है संसद में इसकी चर्चा हुई, बहस हुई उस पर, और
संसद ने क्या किया, इनके ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित करने की योजना बनाई। अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण का अर्थ यह कि क्राउन रेगुलेटरी एक्ट ले आया 1773, और इस एक्ट के माध्यम से कंपनी पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित हो गया। यानी क्राउन ने कंपनी पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित कर दिया। इसके आगे की चर्चा अगले वीडियो में आपसे होगी। आप हमारे चैनल जो भी हमसे गलतियां हो रही हैं उनके सुधार के लिए कमेंट्स लिख सकते हैं आप लोग, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी हम दे सकें। थैंक यू।